हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न बच्चों आप लोग के प्रीवियस ईयर 2025 में पूछे गए हैं, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हम लोगों का साइंस में कौन से लेसन से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बच्चों आप लोग के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लेसन से दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर पढ़िएगा कि कौन से दर्पण से किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए किस दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन में दूसरा में पूछा गया है बच्चों, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा कितना होगा। जैसे पूछ रहा है कि मान के चलिए समतल दर्पण है, यहां से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है और लड़के और प्रतिबिंब, और यहां इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो समतल दर्पण है ना, तो 100 इधर तो 100 इधर हो जाएगा और यहां पर इसका बनेगा प्रतिबिंब। तो हमसे पूछा है लड़का और प्रतिबिंब के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 200 सेंटीमीटर। ये कौन से पार्ट से पूछा गया है, तो ये भी बच्चों आप लोग का दर्पण है ना, मतलब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से पूछा गया है। अभी तक टोटल 2 क्वेश्चन हुए इस लेसन से, इसको ध्यान रखना है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो जिस पार्ट से जितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे जाएंगे। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं तीसरा नंबर में पूछा गया बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यह बच्चों इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर बार यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सूत्र पे हर बार सवाल आए हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है R/2। हमसे पूछा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फोकस दूरी 10 है तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 10 बराबर R/2। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा R बराबर 10 गुना हो जाएगा 20। देखिए तो 20 कहां लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। इसको भी ध्यान रखना है, यह भी आप लोग के प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन अभी तक हुए। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स से हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस, ये भी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गया। 4D क्षमता लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। फोकस को व्युत्क्रम कीजिएगा तो ये आप लोग का निकलेगा क्षमता। मेरा कितना दिया हुआ, 1/ कितना लिखा हुआ है 4, 1/4 और ये होता है मीटर में। लेकिन यहां ऑप्शन में सब सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं, 100 से। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1/4 गुना लगा देंगे यहां 100। किस में बदल गया, ये सेंटीमीटर में। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, तो ये बी में लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रहा कैसे निकाले ना, क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है 1/f और यहां हो जाएगा मीटर। तो यहां लिख देते हैं 1/f। f कितना, f और f के जगह कितना लिख देंगे 4 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में गुना करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। काटे तो मेरा आया 25, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन बच्चों आप लोग के प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे ना, लेंस की क्षमता का भी तुरंत बताए हैं, इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। तो एक बार एसआई मात्रक को भी जरूर देख लीजिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार क्या का रंग कितना होता है। उदासीन तार मतलब ये विद्युत लेसन से है, ये भी फिजिक्स से ही है लेकिन विद्युत पाठ से दिया हुआ है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कितना होता है। तो उदासीन तार का रंग होता है काला, ध्यान रखिएगा। गर्म तार का रंग होता है लाल और उदासीन तार का रंग होता है काला। और भूसंपर्क तार, ध्यान रखिए, भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है कि भूसंपर्क तार, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि भूसंपर्क तार का रंग कौन सा होता है तो इसका रंग होता है हरा, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन हमसे पूछा है उदासीन तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। ये हम लोग का विद्युत लेसन से पूछा हुआ है। मतलब अभी तक जितना 5 क्वेश्चन देखे, पांचों हम लोग का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से पूछा गया था और छठा नंबर का जो क्वेश्चन था ये विद्युत लेसन से पूछा गया है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7वां नंबर, तारों के टिमटिमाहट का कारण क्या है। तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार से पूछा गया है, जो कि फिजिक्स का दूसरा लेसन है, मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा बच्चों, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश, ये वाला कौन सा लेसन से है तो ये हम लोग का लेसन है मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बच्चों 8वां नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। ध्यान रखिएगा, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ये कौन सा लेसन है तो ये फिजिक्स का ही लेसन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। सब मिला जुला के पूछता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से एक क्वेश्चन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का 9 नंबर, ये भी हम लोग का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पूछा गया है। उसी में हम लोग को पढ़ना है लघुपतन और अतिभारण। तो पूछा है लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो इसमें धारा का मान बहुत कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लघुपतन के समय धारा का मान कम हो जाता है और अतिभारण के समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन लघुपतन पूछा है तो लघुपतन में धारा का मान कम हो जाता है और अतिभारण में घट जाता है। दोनों मिलता जुलता है, इसको भी ध्यान रखना है। यह हम लोग का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि टोटल 2 क्वेश्चन अभी तक मिला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों 10वां नंबर में। 10वां में पूछा गया है बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ध्यान रखना है, इसको जरूर देखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और बोलेगा कूलाम, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ओम किसका होता है तो हम लोग का प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और विभव या फिर विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इसको ध्यान रखना है, ये हम लोग का विद्युत लेसन से है। टोटल 10 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट किए, जो कि 2 गो विद्युत से पूछा गया है, 2 गो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पूछा गया है और 5 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन केवल प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से पूछा गया था और 1 क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार से। हो गया ना पूरा 10 क्वेश्चन फिजिक्स के। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ये सारे पैटर्न के आधार पर बच्चों इस बार भी हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग आते हैं 11 नंबर में। 11 में पूछा गया बच्चों हम लोग का, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह हमारा पर्यावरण लेसन से पूछा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब होता है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कोयला। इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों 12 नंबर में। 12 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यहां से हम लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। 12 में पूछा गया है इमली में पाए जाने वाले, ध्यान रखिए क्या पूछा है क्वेश्चन बच्चों, इमली में पाए जाने वाले अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली खाते हैं तो मुंह हमेशा टटर टटर मतलब चलाते रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। अम्ल से बच्चों एक क्वेश्चन 100% आप लोग के हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको याद करवा देते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक किसको बोलते हैं, तो जेली टाइप में कौन होता है, तो टमाटर। तो पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल।
से संतरा, से सिट्रिक, संतरा नींबू, संतरा या नींबू में पूछेगा तो उसमें बोलेंगे साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। और हमसे पूछा है इमली, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। याद हो गया ना। ऑक्जेलिक, जेली टाइप में कौन होता है तो टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, संतरा या नींबू में साइट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में, और लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। ये कौन सा लेसन से है? ये केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है, अम्ल, क्षार एवं लवण। उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिए केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी केमिस्ट्री का दूसरा लेसन अम्ल, क्षार और लवण से पीएच से पूछा गया है। और ये भी 100% आप लोग का एक क्वेश्चन पीएच मान से जरूर पूछा जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला करता है हम लोग का क्षार। अब बोला है उसका पीएच मान कितना होगा, तो हम जानते हैं क्षार है ना, तो चलिए सिखा देते हैं जल्दी सा। 0 से लेकर होता है 7 और यहां होता है 14। पीएच स्केल में टोटल 14 तक रहता है। तो 0 से लेकर 7 से पहले तक जो भी रहेगा इसको बोला जाएगा अम्ल। 7 रहेगा तो इसको बोलेंगे उदासीन, और 7 से ऊपर रहेगा तो इसको बोलेंगे क्षार। याद हुआ ना। 0 से 7 के बीच में रहेगा कोई भी तो बोलेंगे अम्ल, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से 14 के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे क्षार। तो हमसे लाल को नीला कौन करता है, तो ये क्षार करता है। इसका सही मान हो जाएगा 10। ये कि अम्ल, क्षार और लवण से पूछा गया है, जो कि अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बच्चों 14 नंबर में। 14 एक समीकरण पूछा गया है, तो आप लोग को तो बहुत अच्छा से याद होगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का पहला लेसन है और पूरा बुक का पहला लेसन है। उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला है Fe2O3 + 2Al, तो क्या बना दिया Al2O3 + Fe। इसमें क्या बोला है, तो देखिए तो एक यौगिक जो है और दूसरा तत्व है। तत्व जो है यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लिया, मतलब Al2 और O3 बन गया, खुद उसका स्थान ले लिया, मतलब उसको भगा दिया और खुद उसका स्थान ले लिया। तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग के हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों धातु और अधातु से पूछा गया है, जो कि केमिस्ट्री का तीसरा लेसन है। हम लोग देखें ना, अम्ल, क्षार, लवण से 2 क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 1 क्वेश्चन, और धातु से भी हम लोग का आया है 1 क्वेश्चन। तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु है? तांबा तो दोनों में रहेगा। तांबा, जस्ता मतलब जोर से क्या किया, पीटा, तो क्या बोलेंगे पीतल। तांबा और जस्ता बोलेंगे तो पीतल। और तांबा और टीन बोलेगा तो टीन को कस देंगे, जोर से कसेंगे मतलब कासा। बोलेगा आपका तांबा और टीन किसका मिश्र धातु है, तो कासा का। और तांबा और जस्ता बोलेंगे तो पीतल का, ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 16 नंबर में, 16 में क्वेश्चन पूछा है अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ये भी बच्चों हम लोग का अम्ल, क्षार, लवण से है। अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एंटीसिड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम लोग का अम्ल, क्षार और लवण से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 में लिखा हुआ है बच्चों, ये सारे प्रश्न बच्चों आप लोग के न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो कि पिछले बार ही बुक चेंज किया हुआ उस आधार पर बनाया गया है, और इस बार भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा तो विश्वास मानिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर में। लोहा पर जिंक की परत, क्वेश्चन में पूछा है लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं? लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को बोलते हैं यशद लेपन, जो कि जस्ता का परत। आप लोग लोहा का नया बाल्टी खरीदते तो देखते होंगे चमकता होगा, मतलब किसका परत चढ़ाया हुआ रहता है, तो ये होता है जिंक मतलब जस्ता का। और लोहे में जंग लगने को बोलते हैं संक्षारण, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा गया बच्चों COOH प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा ये कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि केमिस्ट्री का लेसन है, उससे पूछे गए हैं। यहां से 5 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं। हमसे पूछा है COOH किस प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर पूछेगा CO को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कीटोन। एल्डिहाइड CHO
ध्यान रखिएगा, CHO बोलेगा तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड, और केवल OH बोलेगा तो इसको बोलेंगे एल्कोहल। याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों 19 नंबर में। 19 नंबर में पूछा गया है बच्चों, ये भी देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक से पूछा गया है, और ये हम 100% आप लोग को बोल सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 19 नंबर में पूछा है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और ध्यान रखिएगा, अगर बोलेगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n। याद रखिए क्या होगा, Cn और H2n हो गया। और बोलेगा एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2। याद हो गया ना। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n केवल, और एल्काइन रहेगा तो -2 लास्ट में लगा देना है। याद हो गया ना। ये भी कार्बन एवं उसकी यौगिक से पूछा गया है, जो कि अभी तक 2 सवाल पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का बच्चों 20वां नंबर, ये भी देखिए कार्बन उसके यौगिक से पूछा गया है। बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C6H6। इसका डिजाइन कैसा होता है? एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया था कि बेंजीन का डिजाइन कैसा होता है, तो इसका डिजाइन होता है ऐसा बनाएंगे, ये 6 कार्बन हो गया ना, 1 2 1 2 1 2 बन गया बेंजीन, और सब में HH लगा देंगे, हो जाएगा। सब में H जोड़ देंगे, बेंजीन का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर A, C6H6। मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन एवं उसके यौगिक से 3 क्वेश्चन, अम्ल क्षार लवण से 3 क्वेश्चन, धातु अधातु से 2 क्वेश्चन, और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 1 क्वेश्चन। मेरे बात को ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी में। ये भी क्वेश्चन बच्चों 21 नंबर, ये भी हम लोग का धातु से पूछा गया। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, धातु लेसन से है। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तार में बदलना है मतलब तन्यता, और बोलेगा हथौड़े से पीट सकते हैं तो ये बोलेगा आघातवर्धीय, और ध्वनि उत्पन्न करेगा मतलब ध्वनिम, और करंट पास होगा मतलब चालकता। तो हमसे बोला है खींचकर तार बना सकते हैं तन्यता, मतलब धातु अधातु से 2 क्वेश्चन अभी तक हो गए मेरे कंप्लीट, हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सारे पैटर्न के आधार पर ही बच्चों इस बार 2026 में आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर है, जो कि बायोलॉजी से पूछे गए हैं। मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं श्वसन, हो जाएगा ना। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन, जो कि जैव प्रक्रम से पूछे गए हैं। जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला लेसन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर पूछा गया बच्चों, मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों नेफ्रॉन, जो कि खून साफ करता है। तो इस डायलिसिस मतलब ही खून साफ करना, तो डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। ये हम लोग का बायोलॉजी का पहला लेसन जैव प्रक्रम से पूछा गया है। अभी तक जैव प्रक्रम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट 24 नंबर पूछा गया बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह नियंत्रण और समन्वय लेसन से पूछा गया है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसको बोला जाता है थायराइड ग्रंथि, और बोलेगा मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि, याद रहेगा ना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 में लिखा हुआ बच्चों, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। अगर बोलेगा फ्लोएम पूछेगा, ये भी आता है एग्जाम में, इस बार जाइलम पूछा था तो अभी हो सकता है इस बार आप लोग का फ्लोएम पूछेगा। फ्लोएम क्या करता है? तो ये भोजन का वहन करता है, याद हो जाएगा ना। जाइलम ज से जल, और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। चलिए बच्चों जल्दी से और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर पूछा गया बच्चों, ये हम लोग का क्वेश्चन कौन सा लेसन से है? तो जीव जनन कैसे करते हैं, उस लेसन से पूछा गया 26 नंबर में। द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन मतलब 2 भाग में बढ़ जाता है, तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा, जो कि 2 भाग में बढ़ जाता है। हाइड्रा बहुत फेमस है। बोलेगा मुकुलन विधि के द्वारा जनन कौन करता है? याद रखिएगा मुकुलन बहुत फेमस क्वेश्चन है। मुकुलन विधि के द्वारा जनन कौन करेगा? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया पुनरुद्भवन के द्वारा बोलेगा, या पुनर्जनन के द्वारा बोलेगा तो प्लेनेरिया बोलेंगे, याद हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब 27 नंबर देख लेते हैं। 27 में पूछा गया बच्चों, अनुवांशिकता लेसन से पूछा गया, जो कि बायोलॉजी का ही लेसन है अनुवांशिकता।
मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। मानव मादा में निषेचन कहाँ होगा? तो ये फैलोपियन ट्यूब नली में होता है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी सा। नेक्स्ट बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ये तो साफ वो कोई भी बता देगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, साइंस में 30 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप लोग दिमाग लगा के भी आंसर दे सकते हैं। तो बोला है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंदा जल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 19 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ 29 में, कीट के पंख चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? कीट के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन बनावट अलग अलग है। ये दोनों कौन से हो जाएंगे? तो ये दोनों संवृत्ति अंग हो जाएंगे। ध्यान रहेगा ना, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों का कार्य समान है, लेकिन बनावट अलग अलग है, तो इसको बोला जाएगा संवृत्ति अंग। ध्यान रहेगा ना, कार्य समान है और बनावट अलग अलग है तो इसको बोलते हैं संवृत्ति अंग। और जिसका बनावट समान रहेगा लेकिन कार्य अलग अलग रहेगा तो उसको बोलेंगे समजात अंग। कार्य अलग अलग रहेगा तो उसको बोलेंगे समजात अंग, कार्य समान रहेगा तो उसको बोलेंगे संवृत्ति अंग। ये भी कौन सा लेसन से है बच्चों? तो ये हम लोग का लेसन कौन सा हो जाएगा? अनुवांशिकता लेसन से है, ध्यान रखना है, अनुवांशिकता लेसन से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों जल्दी सा, क्वेश्चन नंबर 30 को। 30वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, और ध्यान रखिए बच्चों, आपको बार बार बोल रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम से पहले हम हर लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हम लोग का हमारा पर्यावरण जो कि बायोलॉजी का लास्ट लेसन है उससे पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से बच्चों टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न के आधार पर आप लोग के इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।